जब इनडायरेक्ट मेथड थे तो 12 लाख से चालू किए। डेबिट साइड में जो जो जुड़ने वाला था जुड़े। तो आज मैं जब डायरेक्ट मेथड की बात करूं, पहले इनडायरेक्ट को सही से देखो तो बेहतर जोड़ पाओगे उससे। तो जो जो डिसअलाउबल था, नीचे के 3 आइटम को ध्यान में रख के आपने एडलिस्ट किया था। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट का 12 लाख लिए थे, और जो जो डिसअलाउबल था अभी मालूम ही है। फिर सीटेड सेपरेटली देखा था। फिर कुछ क्रेडिट हुआ था, वो आने वाला नहीं था, यही था। तब जाके पीजीवीपी इनकम आया था। ये जो हम लोग सवाल बनाए थे ना, ये सवाल उल्टा चलते हुए बनाए थे। उल्टा चलना मतलब नेट प्रॉफिट नीचे से ऊपर की तरफ चलना हुआ था। कहाँ से? नीचे से ऊपर की तरफ। यानी इसको बेस किए थे और ऊपर की तरफ चलना क्या किए, चालू किए। तो ध्यान से देखना, परचेज का पॉइंट नंबर कौन सा था? सी। 1 लाख रुपए जोड़े थे। 1 लाख रुपए क्या किए थे? सैलरी के बारे में कुछ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं था। डोनेशन पे कौन सा था? पॉइंट नंबर बी। 40 में साइंटिफिक कितना था? 20। इनकम टैक्स ऐसे ही जुड़ता है, वेल टैक्स जुड़ता है, एसटीटी और सीटीटी अलाउड है। सैलरी टू प्रोप्राइटर, ओन कैपिटल, प्रोप्राइटर का एलआईसी प्रीमियम, और ये था ट्रीटेड सेपरेटली। पॉइंट नंबर ए। बैड डेप कुछ नहीं बोला तो अलाउड। प्रोविजन नहीं, ग्रेचुटी भी नहीं, दीपावली अलाउड। इधर से यही था। डिविडेंड ये माइनस हुआ था। अदर सोर्स सेविंग्स भी अदर सोर्स, रेंट रिसीव भी, हाउस प्रॉपर्टी, ये तो किए थे। अब यदि कोई नेट प्रॉफिट से चलता हुआ निकाला, और यदि कोई इसी इनकम को, ये जो रेवेन्यू है, इधर से सीधा चलता हुआ यदि मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो चला था उल्टा चला था, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं इनडायरेक्ट। अभी हम चलना चाहते हैं क्या? सीधा, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिर इस केस में जो जो बिजनेस रिलेटेड इनकम है वही रखो। तो एक कौन? एक हो गया सेल्स, ये मेरा रेवेन्यू हुआ, ठीक है। ये तो तीनों अदर सोर्स का है ना, तो सिर्फ बिजनेस में कौन आया? सेल्स आया। और इधर से खाली अलाउबल माइनस करते हैं, तो सैलरी के 54 में से एक तो माइनस होने वाला नहीं है ना, तो 53 ही माइनस होगा ना। उल्टा चलते वक्त एक जोड़े थे, सीधा चलते वक्त 53 माइनस करो। समझ गए? सैलरी भी पूरा माइनस करो, एडमिनिस्ट्रेशन भी। डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा? साइंटिफिक रिसर्च वाला। डोनेशन में सिर्फ कौन सा? वो माइनस कर दो, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च वाला। ये सब तो माइनस करना नहीं है। ये माइनस, ये माइनस, बैड डेप्ट माइनस, और व्हाट, और डेप्रिसिएशन का जो है वो। तो कभी आप अपने इनकम को ये भी तो कर सकते हो। समझ में आया? मतलब हम उल्टा नहीं चल के क्या करें, लेकिन जब तक ना बोले नेट प्रॉफिट हो तो उल्टा ही चलना।
समझ में आया? तो देख, ये सीधा और उल्टा चलने का मतलब क्लियर कर लो बस। डायरेक्ट मेथड में इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली सेम आएगा। उल्टा चलना ज्यादा फीलिंग देता है, क्योंकि सीधा चलने का भी मजा उसमें इन्वॉल्व रहता है। जब तक सीधा, तो डायरेक्ट मेथड, चलो फटाफट कर दो। फिर मैं, एक्चुअली ये सिर्फ समझाने के लिए दिया था, असली सवाल तो नंबर 10 और बाकी सारा है। पंद्रह दिन से शेड्यूल ही गड़बड़ था। आज से मेरा अपना नॉर्मल शेड्यूल चालू हो। 'आइए आइए, इतना दिन से कहाँ रहते हो बाबू? अब इधर से एक माइनस करोगे, क्योंकि कैश में पेमेंट की हो, तो वो तो अलाउ करेगा नहीं। समझ गए? बाकी सब क्लियर? डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट मेथड इसके लिए नहीं था। डायरेक्ट मेथड की कहानी जब चालू होगी ना, तो रियल में बोलोगे तो सब नंबर 10 डायरेक्ट मेथड की कहानी है। सबसे पहले आपके सामने जिस अकाउंट को देख रहे हो, उस अकाउंट का नाम क्या है? इसके पहले क्या देखे? पीएल। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। अकाउंट्स गोल है, फैक्ट्री गोल होगा। हर एक चीज भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट एनटीओ में बनाए थे, तो नहीं एक्रूअल मतलब कैश बेसिस। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा आप ध्यान दो, आप जब ट्रेडिंग पीएल हो, बिजनेस कंसर्न है, लेकिन जैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट रहा, एक प्रोफेशनल फर्म हो गया। और ये यदि बनाता भी है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो अभी ज्यादातर सवाल आपने इससे बनाया, लेकिन आप ही के एग्जाम में कुछ सवाल इससे रिलेटेड आता है। जैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट आया, जिसमें शुरुआत बीडी, ओपनिंग कैश और बैंक, अंत सीडी, क्लोजिंग कैश और बैंक, बाकी इधर रिसिप्ट जहां से भी मिला, बाकी इधर पेमेंट जहां भी गया। अब कोई नेट प्रॉफिट तो है नहीं कि उल्टा चलोगे डेबिटेड टू पीएल, क्रेडिटेड टू पीएल, ऐसा तो वर्ड ही नहीं है भाई इधर। तो इस केस में इनकम कैसे निकले? इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही चलेगा। समझ गया अंतर पहले? रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब ही इनकम किस पे? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में दो ही चीज लगना है, बिजनेस रिसिप्ट क्या, और बिजनेस फिर क्या, अलाउबल एक्सपेंसेस क्या।
अलाउबल एक्सपेंसेस क्या। तो तुम जब इनडायरेक्ट में थे, डायरेक्ट में तो सोझा सोझी हिसाब है भाई। समझ गए। तो देख लो किस तरफ मूव कर रहे हो आप। सीधा सीधी पीजीबीपी रिसिप्ट, यानी जब आपने पूरा पीजीबीपी पढ़ लिया तो मालूम है कि पीजीबीपी में कौन आएगा, सीजी में कौन आएगा, अदर सोर्स में कौन जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। तो जो पीजीबीपी वाला रिसिप्ट है वही यहां लोगे, और जो जो उसमें अलाउबल है वही माइनस करोगे। इसलिए मैंने अभी जो पीछे बताया कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों जा सकता था, ट्रेडिंग पीएल, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट तो इनडायरेक्ट संभव ही नहीं है। वो वर्ड ही यूज नहीं कर पाओगे आप। और सवाल कुछ है रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधी। अब रहा बिजनेस, ये तो ठीक था। कभी आपने अकाउंट्स में एक और चीज पढ़ा था कि इनकम या प्रॉफिट कैश बेसिस में भी निकल सकता है और व्हाट, एक्रूअल बेसिस पे भी। इनकम दोनों पॉसिबल है। थोड़ा बहुत उसी एनटीओ में पढ़ाए थे कि कंपनी और एलएलपी को अपना इनकम, कंपनी को अपना इनकम सिर्फ और सिर्फ किस पे निकालना होगा, एक्रूअल। ठीक है। इनकम टैक्स, अब तुम इनकम टैक्स से पूछता भाई तेरे को इनकम कैसे निकाल के दिखाऊं, तो इनकम टैक्स वाला बोलता तुम्हारा मर्जी। तो टोटल कितने बेसिस थे, कैश, एक्रूअल और हाइब्रिड मिक्स। इनकम टैक्स वाला कहता हम खाली दो ही पहचानता है, या तो मेरे को कैश बेसिस पे बताओ या एक्रूअल। और दोनों का बेसिक डिफरेंस, दोनों में बेसिक डिफरेंस इनकम निकालने का, ना ना ना, कैश और एक्रूअल का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 कहता है कि आप अपने पीजीबीपी का इनकम कैश और एक्रूअल दोनों में ला सकते हो, वो आपको इजाजत देता है। हेडिंग पीएल हम लोग का एक्रूअल में बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश पे बनता है। बट ये मत सोचना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे है तो इनकम भी कैश बेसिस पे होगा। जब तक सवाल कुछ ना बोले हमेशा इनकम को किस पे लेना, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस में जो उस ईयर से रिलेटेड है वो कंसीडर होगा, भले ही पैसा मिला हो या पेमेंट किए हो या नहीं किए हो। बट कैश बेसिस में जो मिला और दिए, भले ही वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। क्लियर है। लेकिन 145 बी फिर क्या कहता है, कुछ इनकम तो हम कैश बेसिस पे ही लेगा। उसमें हम आपको ऑप्शन देने वाला, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन। बोला सर ये तो अदर सोर्स में जाता, वैसे भी ऐसे भी कहाँ जाता वो। सब्सिडी, ड्यूटी, ड्रॉबैक पीजीबीपी का इनकम है, लेकिन वो बोला गया कैश बेसिस पे लेना है। और आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसी तरह इनकम टैक्स में पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए उसका अपना स्टैंडर्ड है। उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, आईसीडीएस। 10 आईसीडीएस उसके इशू किए गए हैं अब। तुम टेंशन मत लो, तुमको ये सब नहीं जानना है। बस तुमको इतना जानना है कि इनकम कैश बेसिस पे भी हो सकता है और व्हाट, एक्रूअल पे भी हो सकता है। अब सिंपली रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूरा नेचर पता होना चाहिए। बीडी ये पहले से कैश था, ये इस साल मिला, अब इस साल मिला, लेकिन पीजीबीपी के हिसाब से वो इनकम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेमेंट में भी वही हाल है, खर्चा पीजीबीपी के हिसाब से अलाउ हो भी सकता है, जो अलाउ होगा वही लेना है।
और रिसिप्ट में भी जो इनकम है वही लेना है, और सीडी अंत में कुछ कैश बच गया। हाँ, कभी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दे देता है सरप्लस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। चलिए अब सवाल उस देखो। मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, उन्होंने अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम लोग बीडीबी कहते हैं, और बाई बैलेंस सीडी। अब लिखने का अंदाज है, कोई इसको क्या लिख सकता था, टू व्हाट, टू बैलेंस बीडीबी तो लिख सकते थे। तो जब नीचे सीडी है तो ऊपर भी चलो कर दिया व्हाट, बीडी ब्रॉट डाउन। फीस फॉर क्लाइंट, क्लाइंट से फीस मिला, फीस मिला। कौन से ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो? 23-24 का रिसिप्ट एंड पेमेंट है, 31-3-24 के कारण। तो तुमको 22-23 का भी कुछ पैसा इस साल मिला, जो बाकी रह गया होगा। 23-24 तो इस साल का मिलना ही था, और कुछ मेरे को एडवांस वाला भी मिला, हो ही सकता है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो किसी फॉर्म में पार्टनर हो तो सैलरी भी मिलेगा, किसी फॉर्म में पार्टनर हो तो सैलरी भी मिलेगा। बहुत सारा सर्विस टैक्स दिया जाता है, और देने के बाद उसमें से कभी कभार रिफंड भी आ जाता है। आजकल उसका नाम जीएसटी हो गया है, पहले वो सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। रिसिप्ट साइड है ये, ध्यान रखना, पैसा मिला है ये सब। फिर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, किसी फर्म में पार्टनर हो तो वहां से भी क्या हुआ है, इनकम मिला है। ओके। कार को बेचे हो 1 लाख में, तो बेचे होगे तो पहले से तो कुछ इतिहास है ना। पहले से इतिहास क्या है, 1/4/23 को बैलेंस 2 लाख रुपया ओपनिंग था। 2 लाख रुपया क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। क्लियर है? तो ये था रिसिप्ट। पेमेंट, स्टाफ को सैलरी दिए हो करेंट ईयर का, और व्हाट, अर्लियर ईयर का। अदर एक्सपेंसेस था, परचेज ऑफ कार, पुराना वाला बेच के हो सकता है, नया वाला क्या किए हो, खरीदे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर्विस टैक्स, परचेज ऑफ बुक्स, बैलेंस सीडी। ये उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट है। पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ गया, तुमको अपना इनकम टैक्स सोचना है। नीचे क्या दिख रहा है, ए अपने अकाउंट्स को किस पे मेंटेन करता है, यानी इनकम को कैश बेसिस पे निकालना है, ध्यान रहे। फीस जो मिला है वो क्या है, नेट ऑफ टीडीएस 15, मतलब सारा फीस नेट फिगर है टीडीएस काटने के बाद। बट इनकम टैक्स कहता है इनकम किस पे होना चाहिए, ग्रॉस पे। क्लियर? और बिसाइड्स दिस, इसके अलावा 1 लाख रुपया फीस अभी भी करेंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। तो जब मिला नहीं है तो ऊपर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली इसके बाद चला नीचे। इस साल ए को एक हॉलिडे पैकेज मिला क्लाइंट से, क्या, कि गोवा घूम के आइए। क्लाइंट ने दिया, बोला हॉलिडे पैकेज। फिर किताब जो खरीदे हैं हम लोग, उस किताब में से 20,000 रुपये का जो किताब है, 50,000 का टोटल, उसमें से 20,000 रुपये का किताब एनुअल पब्लिकेशन है। क्या है,
एनुअल पब्लिकेशन मतलब कुछ किताब एक ही साल चलता है, कुछ किताब 2-5 साल चलेगा। एग्जाम्पल, टैक्स का किताब एक ही साल चलेगा, अगला साल क्या है, और कॉस्ट अकाउंट्स का 5-6 साल, जब तक कि बहुत बड़ा चेंज है। एक किताब 20 साल पुराना भी है तो चलेगा। और प्रोफेशनल है, 50,000 में से 20,000 का किताब क्या है, एनुअल है। पहले बुक का भी डेप्रिसिएशन होता, ध्यान रहे, प्लांट। पहले एनुअल पब्लिकेशन का डेप्रिसिएशन अलग होता था और अदर देन एनुअल का अलग। बट आजकल इस सब से कोई मतलब, तो एनुअल जो पब्लिकेशन है, अदर देन एनुअल का भी डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, सेम है। तो मेरे को ये 20,000 के बारे में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। वो 50 का जैसे डेप्रिसिएशन सबका निकलता वैसे ही निकल के खत्म हो। इनकम को कैश बेसिस पे बनाना है, तो कुछ इनकम अभी भी मिला नहीं है, तो भाई कैश बेसिस पे तो जो मिला है वही लेंगे ना। ये 1 लाख रुपया से भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। एक्रुअल बेसिस पे होता तो 1 लाख जोड़ देते और 22, 23 और 24, 25 को छोड़ना पड़ता, क्योंकि हमें इनकम तो प्रीवियस ईयर 23, 24 का ही निकालना है। और एक को हॉलिडे पैकेज मिला तो पैसा की जगह सुविधा भी मिला, तो भी आपका वो क्या है, इनकम है। बुझाया। तो सवाल देख लिया। सबसे पहले चला किधर, दूठो पेज लाइन का फॉर्मेट। हो गया। तो पहले कहां से शुरू करें, बिजनेस रिसिप्ट। कहां से शुरू करोगे, तो बिजनेस रिसिप्ट में पहला नाम, बिजनेस यानी प्रोफेशनल रिसिप्ट। सबसे पहले क्या मिला, फीस, फीस रिसिप्ट।
या फीस रिसीव्ड, कौन सा बेसिस है? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में खाली 23-24 का लोगे ना, और भी ले सकते हो? सब ले सकते हैं। 22-23, 23-24, 24-25, ये भी लेंगे। तो तीनों का तीनों, 22-23, 23-24, 24-25 है। पहले चलो यो भी देख लो, बैलेंस बीडी का फीलिंग बताओ बाबू। 15,000 पहले से पैसा था, तो इस साल तो मिला ही नहीं हो, तो पहले का तो कैश मेरा इस साल कैरी ऑन होगा ना, तो वो कोई इनकम तो नहीं है, इसलिए बीडी का कभी कुछ मत करना। हो गया। टीडीएस, वो भी तो इनकम है। तो नेट टीडीएस जो कटा था उसको क्या करोगे आप? ऐड करोगे। के बाद सब में क्या है? सैलरी ऑफ फॉर्म एज ए पार्टनर। तो क्या पढ़ा था, पार्टनर को जो सैलरी मिला वो भी तो पीजीवीपी का पार्ट है। और इसके बाद थोड़ा सा एक सवाल अलग से मे भी देखेंगे कि फॉर्म से मिला तो फॉर्म में माइनस हुआ और पार्टनर में इनकम हो जाएगा। पार्टनर में क्या होगा? इनकम हो जाएगा। अच्छा, पहले फीस वाले पे ही रहे, सैलरी को बाद में रख, क्योंकि अभी हम लोग कौन सा रख रहे थे? फीस वाला। तो क्लाइंट जो तुमको हॉलिडे पैकेज दिया, वो भी तुम्हारे लिए क्या है? फीस की तरह ही है, इनकम इन काइंड। तो वो भी उसी में क्या होगा? आ जाएगा। तो ये सब फीस हो गया। जबकि उसका अभी जो बोले सैलरी वो सब भी आएगा। पहले खाली फीस को ले लिया एक जगह, ये सब मिला के फीस कितना मिला? 295। ध्यान से देखो, कहीं कोई डाउट? इसके बाद वो जो सैलरी मिला वो भी आएगा। सैलरी फ्रॉम ए फर्म एज ए पार्टनर। बोलो। अब उस रिसिप्ट में और क्या था? रिफंड ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स या कोई भी टैक्स खर्चे के तौर पे अलाउ होता है। खाली इनकम टैक्स वेल टैक्स नहीं होता, बाकी तो अलाउ होता ही है। बाकी तो अलाउ
खाली कौन सा नहीं होता है? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बाकी सब अलाउड है। तो जब पेमेंट किए होंगे तो सब अलाउ हुआ होगा। अब उसमें से कुछ वापस मिल गया तो बैड डेब्ट रिकवरी में ही सुन समझा था। यदि हम तुमको कभी कुछ अलाउ किए थे और बाद में आपको उसमें से वापस मिल गया, तो भारत सरकार इनकम टैक्स क्या बोलती है? भाई हम तो टैक्स लेगा। तो बोला क्यों? बोला एक सबसे जनरल कैलकुलेशन का तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन। पीजीबीपी रिसिप्ट में कौन? सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, प्रोफेशनल रिसीव्ड, रिकवरी अगेंस्ट व्हाट? सेल ऑफ। तो क्या बोला भाई, ये सब में से आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर अभी जो रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स हुआ, रिफंड ऑफ, क्या ये इनकम में जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो फिर अगले नाम हो गया। इसके बाद चला अगला नाम क्या है? फॉर्म से यदि शेयर ऑफ इनकम बोले तो कभी पढ़ा था 10(2)(a) एग्जेम्प्ट, सैलरी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। बट पार्टनरशिप फॉर्म से यदि कोई इनकम मिला, एग्जाम्पशन के समय बताए थे, फॉर्म का इनकम टैक्स देने के बाद बटने पे वो वाले पे कोई टैक्स एग्जेम्प्ट है ना। सैलरी और इंटरेस्ट अलग है, वो तो पहले का कहानी है। तो वो तुम्हारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ओके, और कोई है रिसिप्ट साइड में? ना। सेल ऑफ कार है ना बाबा। तो बोला सर वो सब तो डेप्रिसिएशन और सीजी का पार्ट है। सब क्या है? सेल वैल्यू, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, वो सबसे प्लस माइनस होता है ना। इसीलिए उसका फिलहाल कुछ करना नहीं है। तो सब मिला के मेरा 4 लाख रुपया हो गया वॉट? प्रोफेशनल रिसिप्ट। क्लियर? अब क्या करना था? लेस क्या? ठीक है। अलाउबल एक्सपेंसेस में अब पेमेंट साइड से ही तो मिलेगा पहले। पहला क्या है? सैलरी टू स्टाफ। कौन सा माइनस होगा? सिर्फ 15 या 15 और 25 दोनों? क्यों दोनों? कैश बेसिस में जो पेमेंट हुआ वो सारा, इसलिए दोनों। एक्रूअल होता तो सिर्फ कौन सा? करंट वाला। एक्रूअल होता तो फीस में भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता। ठीक है। पेमेंट अगला आइटम क्या है? नीचे कोई ज्ञान उस पे?
नहीं, तो पूरा अलाउड होगा। के परचेज ऑफ कार का नाम आते ही डेप्रिसिएशन की बातें अराइज हो जाती है। अब डेप्रिसिएशन खाली कार पे है या और भी किसी चीज पे है? क्योंकि वो भी डेप्रिसिएशन था। या तो डेप्रिसिएशन पहले निकाल ले, या बाकी पहले बचा कौन सा आइटम, दो, इंटरेस्ट ऑन लोन और वॉट। दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, ऑफिस ऑफिस के लिए लोन लिया हो, बिजनेस का ही पर्पज है, वो अलाउ होगा। तो सर्विस टैक्स का पेमेंट भी क्या है, और कार और उस पर डेप्रिसिएशन की बात होगी। ठीक है। ठीक है। अब बचा कौन, डेप्रिसिएशन। बताओ तो, सीखे तो हो कितना डेप्रिसिएशन होगा कार का। कुछ नहीं बोला तो कार 15%। कैसे निकलता है अनंता जी। ओपनिंग WDV कत, एड परचेज कत, 1.5 लाख, लेस सेल प्रोसीड, तो बचा कितना, 2.5 लाख। चल, बढ़िया है, 2 और 1.5, 3.5 से एक जगह तो 2.5। ठीक है। अब रहा कि क्या ब्लॉक में कार है, इसके नया खरीदा तो 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन होगा 15। क्या लेस देन 180 डेज है, जैसे, बताओ, स्टेटमेंट का नाम बदल के बताओ। सर 1/9/23 को खरीदा है, 4/10 होने से फिर होता है लेस देन, तो इसका मतलब कि फुल डेप्रिसिएशन है 15%। तो 2.5 लाख का 15 कितना हुआ, और बुक का डेप्रिसिएशन कितना, बुक का याद रखोगे 40%। बुक का कितना, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन तुमको अलग से क्या है, निकाल लेना होगा। तो कैसे, वाली बुक फेयर कब तक है। कुछ नहीं है भाई। के नीचे पीछे ही लगा है, जाओ। चलो, 57,500 ऊपर में बैठा दिया, और अलाउबल को माइनस कर लिया।
और आपका इकलौता लड़का। तो बहुत चिढ़ाते हैं हम लोग। नाम भी भूल गया, क्या नाम है इसका? है? हाँ, गौरव गौरव। चला, हो गया पीजीपी। कहाँ? वो सर्विस टैक्स मतलब यही है कि भाई ये वाला 5,000 उसके अलावा, अच्छा सॉरी, फीस इंक्लूड्स व्हाट? फीस इंक्लूड्स सर्विस टैक्स, मतलब इधर यदि फीस इसमें इंक्लूड है सर्विस टैक्स तभी तो अलाउ होगा। इसमें आई नहीं और पेमेंट करके कैसे माइनस कर लोगे? तो जब हम लोगों से, क्लाइंट से फीस लेते हैं तो हम लोग उसमें सर्विस टैक्स भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, और बाद में जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, अलाउ हो जाएगा। इसलिए उसको नोट्स में क्या किया, लिख लिया। यहाँ भी लिखे नोट वन, और ऊपर में भी है नोट वन फीस रिसिप्ट के पास। यदि बोला होता कि फीस में सर्विस टैक्स इंक्लूड नहीं है तो अलाउबल में सर्विस टैक्स फिर माइनस नहीं होता। ऊपर इंक्लूड है तभी माइनस क्या है, नीचे हो रहा है। समझ में आया दादा, दीदी? बंगाल हिला के रखी है। चलो, सम नंबर 21, सम नंबर 21, 4:45, अभी टाइम है। 21, सॉरी 19, 19, 19 नंबर। अभिषेक यादव एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ व्हाट? कोची। हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देख, इस केस में है तो डॉक्टर, दिया नेट प्रॉफिट से है, तो यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों संभव। यदि नेट प्रॉफिट है तो बेटर है इनडायरेक्ट। बेटर है क्या, जबकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। क्या? तो डॉक्टर का उस समय रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जा सकते हो दोनों से। मान लो डायरेक्ट से जाते, चलो एक बार डायरेक्ट से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि क्या करना है। हाँ, प्रोफेशनल है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, और बिजनेस परचेज सेल है तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो पढ़ जाओ एक बार खुद से, हिम्मत करके। आदत बिगड़ गया है तुम लोग का आजकल। हूँ।
जाया। हम्म। कौन सा मेथड से जाने को बोले, डायरेक्ट? तो क्लिनिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वाला कहानी था। रेंट पेड में घर का रेंट भी है, तो घर का रेंट वाला तो तुमको भी मालूम है, पर्सनल है, नहीं अलग होगा। रेंट रिसीव्ड घर भाड़ा देने के कारण है, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो उसका खर्चा भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से क्या होगा, माइनस होगा। समझे? और क्लिनिकल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का रेट 15। तो प्रोफेशनल रिसिप्ट में क्या आएगा? प्रोफेशनल रिसिप्ट में क्या आएगा? और मेडिकल चार्जेस दोनों आएगा ना। डिविडेंड तो अदर सोर्स है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी कैजुअल है, और वो आएगा नहीं। अलाउबल एक्सपेंसेस इधर से माइनस होगा, मेडिसिन कंज्यूम पूरा, हाफ सैलरी पूरा, क्लिनिकल कंज्यूमेबल पूरा, रेंट पेड में से 28,800 माइनस करके, एडमिनिस्ट्रेटिव में से भी 7,200 माइनस करके, बोलो अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च आईआईटी दिल्ली क्या करेंगे? कोई भी साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस में अलाउड होगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल अकाउंट्स वाला 40 तो नहीं लेंगे, पॉइंट नंबर ए से कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा डेप्रिसिएशन, बोलो ए और डी को देख के। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर। नया वाला तो एक्विजिशन ऐड होगा ना। 4,40,000, 4,40,000 पे 15%, 66,000। हाँ, बुझाया। अब एग्जाम का कहानी है, सबाद वाला। ना। हम्म। जो बचा है वो आता नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म वाला, प्रीजम्पटिव वाला, ये में है। हम्म। नया असेसमेंट ईयर 24, 25, 25, 26।
टीटीएस 104 अक्टूबर और उसके बाद एक दिन का सैलरी कितना हो सकता है? इंडिया के एक बंदे हैं जगदीप सिंह, एक दिन की सैलरी 44 करोड़, 48 करोड़। साल की सैलरी 17,500 करोड़। पता नहीं, इनके बारे में हम तो पहली बार नाम सुना। जगदीप सिंह। लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका की कोई कंपनी है जो लिथियम बैटरी बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लगता है। चलिए, हो गया दादा। चलो, ये कौन सा मेथड था? इनडायरेक्ट बन सकता था। हाँ। हम्म। देख बाबू, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, रेंट ऑफ रेसिडेंस ऐड, म्युनिसिपल टैक्स ऐड, डेप्रिसिएशन ट्रीटेड सेपरेटली ऐड। आंसर तो सेम ही आएगा। जो जो चीज वहां था उसका उल्टा वाला पार्ट कंसीडर हुआ। जो यहाँ पे अलाउ हुआ उसका बाकी वाला क्या है? डिस अलाउ हुआ। समझे? तो उस हिसाब से भी जाते तो भी आपका आंसर क्या है? सेम आएगा। समझे दादा? तो घर पे इनडायरेक्ट बना लोगे। चले आओ, आज का आखिरी सवाल, और बाद में देखा जाएगा। सम नंबर 20। बढ़िया सवाल है। एग्जाम एग्जाम दे दो बढ़िया से, फिर घूम के आओ कुंभ नहा के। अबे बूढ़ा बनाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है डॉक्टर कौजल जी का, और ये सब इनकम बोला है, दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक बार बीडी के अलावा एग्जामिनर्स फीस, विजिट फीस, सेल ऑफ मेडिसिन, सैलरी एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर इन मेडिकल कॉलेज, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट, कंसल्टेशन फीस, फिर retainership fees from X Limited, savings bank account interest,
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ध्यान रखो इस तरफ है। अब इधर प्रोफेशनल रिसिप्ट का पहले लफड़ा सही करो। एग्जामिनर्स फीस, डॉक्टर साहब है, तब तो अदर सोर्स पे भी जा सकता है। अब ऐसे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग ही कॉपी वॉपी भी चेक करते हैं, तो कुछ लोग उसको प्रोफेशनल में डालते होंगे, बट मेरे हिसाब से तो बेस्ट है अदर सोर्स एग्जामिनर्स फीस। क्योंकि किसी कॉलेज में पढ़ाने की बात है एक तो, और देख सैलरी एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर इन अवार्ड, तो किसी पार्ट टाइम कॉलेज लेक्चरर हैं तो ये तो सैलरी इनकम हुआ, कहीं नौकरी के तो। और यदि वहीं की कॉपी चेक करने का पैसा मिला तो वो भी सैलरी में जाएगा। तब तो ये वाला मान भी सकते हो कि इसी का पार्ट है। विजिट फीस, सेल्फ मेडिसिन, ये तो प्रोफेशनल रिसिप्ट में चला गया। क्या? गिफ्ट, ये सैलरी, गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम पेशेंट, तो प्रोफेशनल रिसिप्ट ही हुआ। कंसल्टेशन भी क्या रहा? बाद वाला का नाम क्या है? होता क्या है? रिटेनरशिप फीस एक्ट लिमिटेड में। मान ले तू डॉक्टर, तेरे बगल में एक फैक्ट्री, फैक्ट्री एक रिस्की एरिया, वर्कर को हमेशा कुछ ना कुछ चोट ये वो लगता ही है। तो कंपनी को लगा भाई एक तो डॉक्टर क्या किया जाए, रेडी रखा जाए, कभी भी इमरजेंसी में क्या करना है। अब डॉक्टर को बैठाएंगे तो फीस बहुत ले लेगा, सैलरी। तो डॉक्टर का एक चैम्बर से बातचीत कर लिया, क्या बोला कंपनी, देख भाई कोई भी हमारा हॉस्पिटल में चोट टोट लगा ना, हम तेरे पास सीधे क्या करेंगे, भेज देंगे। तू मत बोलना इसका 2,000, इसका 5,000, इसका 8,000, साल का एक तो अमाउंट हम तेरे को 6,000 दे देंगे, कोई जाए या न जाए। अब सोच कौन सा हेड ऑफ इनकम। प्रोफेशन ही तो मेरा डॉक्टर है भाई, अदर सोच का है। झगड़ा है सैलरी को लेके कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय, बोला पार्ट टाइम एम्प्लॉय यही नहीं वो, तो अपने चैम्बर में बैठा है। तो बेटर होगा कि प्रोफेशनल रिसिप्ट में ही जाए। तो रिटेनरशिप से नाम रहा तो क्या रख लेना, ये तो अदर सोर्स, ये भी अदर सोर्स, और ये मैंने कहा कि मान लेंगे क्या, क्लियर। इधर जो भी है वो बात की कहानी है, नीचे भी चीज को लेके और कुछ बोला। तो पहले सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर ले हम लोग, प्रोफेशनल वाले पे, कुछ छोड़ दिए। अच्छा एक तो नीचे और था, डी, पेशेंट एक कैश पेमेंट 50,000 दे दिया, लेकिन हम अकाउंट्स में लिखा नहीं, फीस तो ही था ना, आना तो चाहिए। ओके, तो देख लो। और रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दे तो बेहतर है, कैश बेसिस पे ही बना देना। प्रोफेशनल लोग मोस्टली कैश बेसिस पे ही बनाते हैं। इतना नंबर सम था।
क्या हुआ आंखों पे? और उन सब के लिए नोट जो देना होगा दे देंगे। पेमेंट साइड ध्यान देना। प्रोफेशनल बुक परचेज डेप्रिसिएशन। प्रोफेशनल बुक परचेज में क्या है? रेट नीचे दिया 100, नहीं देता तो 40। पॉइंट नंबर कितना था? 3। ठीक है चे। इसके बाद चला मेंबरशिप फीस अलाउबल होना चाहिए। क्यों? ऑफिशियल मेंबरशिप फीस तो खर्चा अलाउड होगा। ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड घर का है ना। ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ कार आउट ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ नहीं बोला तो एनुअल इंस्टॉलमेंट, 1 साल का ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसका मतलब 2 साल पुराना गाड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है। पेमेंट आप धीरे धीरे एक एक इंस्टॉलमेंट कर लो। तो गाड़ी कुछ नहीं बोला, ब्याज ब्याज तो 120 इंटू 5 6 लाख में गाड़ी खरीदोगे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 3 नंबर पॉइंट 15%। रेंट ऑफ क्लिनिक नीचे कुछ नहीं बोला, अलाउड है। इलेक्ट्रिसिटी भी अलाउड है। इनकम टैक्स हो रहा है 40 लगी बेसी जो नते। प्रोमिट। चलिए। कार एक्सपेंसेस अलाउड, सैलरी टू स्टाफ अलाउड, मेडिसिन भी अलाउड, गिफ्ट टू डॉटर, सर्जिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ये भी डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर ए ध्यान रखना था इधर, 2/3 प्रोफेशन है तो 1/3 क्या होगा? ऐड हो जाएगा, सॉरी मतलब अलाउड नहीं होगा। कुछ नहीं करेंगे, 2/3 लेस होगा, 1/3 लेस नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। ठीक तो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट अलग से कर लेते हैं। तो मेडिसिन का अलाउड किया ही है। अच्छा, मेडिसिन में 20,000 रुपया अपने लड़के के लिए तो पर्सनल, तो 20,000 अलाउड नहीं होगा। ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ही थोड़ा मेन था, ध्यान दे देना।
क्या दिए? It is assumed fixed installment of 1,25,000 is what? Exclusive of what? इंटरेस्ट छोड़ के है। तो यदि इंटरेस्ट छोड़ के है तो नेचुरल है कि 1,20,000 करके 5 बार यदि हम दे रहे हैं तो 6 लाख रुपया उसका कॉस्ट है। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ही क्या है, अलाउ होगा। तो फर्स्ट वाला हटा दिया, सेकंड वाला हटा दिया, थर्ड वाला रख लिया। मैं कुछ कार क्या पूरा ऑफिशियल यूज था? कितना ऑफिशियल था? वो भी ध्यान रहे। 65,025 का सिर्फ कितना माइनस हो गया? 2/3। बुझले? अब इसके बाद सीधे सीधे किस पे चला आया? अलाउबल एक्सपेंसेस।
हो गया? समझ में कुछ आया? कौन सा मेथड? तो दो सवाल, 17 और 18। ठीक है छे। जो बाकी बचा, इरादा तो है, खाली थ्योरी में ही। पीडीएफ भेज चुके थे? पीडीएफ भेज चुके हैं पूरा पीजीबीपी का? भेज दिए हैं। 17 18 आज के दिन ने छुट्टी, पीजीबीपी खत्म। टैक्स का ही टेंशन था, हो गया। चलो बाय बाय।